उफ ये पहली नज़र का प्यार पार्ट 23। नताशा ने जैसे ही अपने हाथ पीछे खींचे, हल्की घबराहट के साथ इधर-उधर देखते हुए पूछ बैठी, "आपको कैसे पता मैं क्या कर रही हूँ? आप यहीं कहीं हो क्या?" सर्वांश की धीमी शरारती आवाज़ आई, "अभी तुमने ही तो कहा, मैं तुम्हारे दिल में हूँ, अगर सामने आ जाऊँ तो?" नताशा का दिल जैसे एक पल को अटक गया था। वो हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था।" दोनों के बीच की दूरी अब अजीब-सी मिठास में बदल चुकी थी। सर्वांश ने हल्के से कहा, ठीक है, कल तुम्हारे कॉलेज के बाहर मिलूंगा। नताशा ने तुरंत चिंता जताई, वो क्रिस्टीना ठीक नहीं लग रही आजकल, उसने देख लिया तो पागल हो जाएगी। सर्वांश ने बात टालते हुए उसे सोने को कहा, पर जैसे ही कॉल खत्म होने लगी उसने धीमे से कहा, आई लव यू। नताशा के होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। उधर से सर्वांश ने छेड़ा, ये तो गलत है, जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अभी आ जाऊंगा। नताशा हंसते हुए गुड नाइट कहकर कॉल काट देती है और सर्वांश कुछ देर बालकनी में बैठा उसी मुस्कान को महसूस करता रहता है। लेकिन उसी घर में एक और रास्ता टूटने की कगार पर खड़ा था। रागिनी कमरे में घुसते ही सचिन पर बरस पड़ी थी। उसके शब्दों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। तुम्हें लगता है मुझे इलाज की जरूरत है? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? सचिन ने भी पहली बार उसी तीखेपन से जवाब दिया, पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? और बिना कुछ सुने वॉशरूम में चला गया था। वो पहली बार था जब दोनों के बीच इतनी कड़वाहट आई थी। रात भर दोनों एक ही बिस्तर पर मगर एक दूसरे से बिल्कुल दूर सो रहे थे। अगली सुबह रागिनी ने आँख खोली तो सचिन उसके पास नहीं था और रात की बातें उसकी आंखों में नमी बनकर तैर गई थी। उसने खुद को संभाला, पूजा की किचन में गई, लेकिन आज वो रोज वाली हल्की सी मुस्कान और नोक-झोंक कहीं नहीं थी। सचिन एक बार भी उसके पास नहीं आया था। दिल भारी लेकर वो काम के लिए निकल गई थी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठते ही सचिन की आवाज़ सुनकर चौंक गई थी। वो खुद ड्राइव कर रहा था। बैठते ही सचिन की आवाज़ सुनकर चौंक गई। एक पल के लिए उसका दिल फिर से धड़क उठा था। वो जल्दी से आगे आकर उसे गले लगाने बढ़ी, लेकिन सचिन के ठंडे शब्दों ने उसे वहीं रोक दिया था। एक रात में तुम्हारा नज़रिया बदल गया होगा, मेरा नहीं। उसकी उम्मीद वहीं टूट गई थी और वो चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट के बाहर उतरी और बस उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखती रह गई थी। उधर अविका की सुबह भी जल्दबाजी में शुरू हुई थी। आँख खोली तो आज 8 बज चुके थे और कबीर गायब था। वो नीचे आई, पूजा की, फिर किचन में पहुंची तो वहां का हाल देखकर दंग रह गई थी। सारा किचन बिखरा हुआ था और बीच में कबीर खड़ा था, मासूम सा चेहरा बनाकर चाय बनाने की कोशिश। अविका ने शक से उसकी तरफ देखा, हाथ पीछे क्यों छुपा रखे हैं, दिखाओ। कबीर ने बचने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब अविका की नजरें तेज हो चुकी थी। कबीर कुछ कह पाता उससे पहले ही अविका की नज़र उसकी उंगलियों पर पड़े जलने के निशान पर चली गई थी और उसका चेहरा एकदम से चिंता से भर उठा था। बिना एक पल गवाए वो फ्रिज से बर्फ लेकर आई और बड़ी नरमी से उसकी उंगलियों पर लगाने लगी। दर्द जैसे कबीर से ज्यादा उसके चेहरे पर झलक रही थी। कभी वो हल्की हल्की फूंक मारती, कभी उंगलियों को छूकर देखती और उसकी हर हरकत में छिपा प्यार कबीर को भीतर तक छू रहा था। जब उसने पूछा कि क्या उसने गर्म बर्तन को हाथ लगा लिया था, तो कबीर ने मासूमियत से बताया कि चाय उखड़ रही थी और उसे कुछ और सूझा ही नहीं। और यही मासूमियत आवेगा के दिल को और भी पिघला गई थी। उसने क्रीम लगाकर उसे वहीं बैठने का सख्त हुक्म दिया था कि जब तक निशान ठीक नहीं होते वो कोई काम नहीं करेगा, ना लैपटॉप छुएगा और ना ही उससे बहस करेगा। उसकी जाते ही कबीर हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसकी इस परवाह में उसे अपना पूरा जहान मिल गया हो। थोड़ी देर बाद अभिका ने अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाया तो कबीर उसकी कलाई थाम कर पूछ बैठा कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो वो उसे खुद से भी ज़्यादा चाहती है। अविका ने सहजता से जवाब दिया कि कमी तो उसमें कोई है ही नहीं, बल्कि ये सवाल उसे कबीर से पूछना चाहिए। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए सब कुछ कह गया और उसी पल अविका के दिल में एक अनजाना डर उभरा, कहीं उनकी खुशियों को उनकी ही नजर न लग जाए। कबीर ने उसे अपने पास खींचकर समझाया कि उसने उसकी जिंदगी बदली है, उसे घुटन से आज़ाद किया है और अब जो भी होगा वे साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। माहौल में घुली उस गहराई को कबीर की शरारती नजरों ने अचानक हल्का कर दिया था और जब अविका उठकर जाने लगी तो उसने उसे फिर से खींच लिया। संतुलन खोकर वो उसकी गोद में आ गिरी थी, एक हाथ उसके गले में और दूसरे कंधे पर टिक गया था, जबकि कबीर का हाथ उसकी कमर पर ठहर गया था। उसने धीरे से उसके बिखरे बालों को हटाया और जैसे ही आविका ने नजरें उठाई, दोनों के बीच की दूरी खुद ब खुद खत्म हो गई थी। आविका ने झेप कर अपना चेहरा छिपाना चाहा, पर कबीर ने उसे जाने नहीं दिया।
उसकी तेज होती सांसें सिर्फ वही महसूस कर पा रहा था। उसने उसके चेहरे को हल्के से उठाकर उसके होठों पर अपने एहसास छोड़ दिए थे और उस पल में जैसे वक्त ठहर गया। दोनों की धड़कनें एक ही लय में चलने लगी थी, एक दूसरे में खोए हुए। कुछ ही देर बाद अविका खुद को संभालते हुए उससे अलग हुई और जल्दी से ऊपर चली गई, लेकिन उस पल की गर्माहट दोनों के दिलों में बाकी रह गई थी। फिर खुद को निखिल ने सावी को समझाते हुए कहा कि सिर्फ एक हफ्ता बचा है, इसे अच्छे से क्लियर कर लो तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन उसकी नज़रों में छिपी बेचैनी साफ थी। वो बिना कुछ बोले क्लास की तरफ बढ़ गया था और नताशा भी उसके पीछे चलती थी। तभी क्रिस्टीना ने रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज़ों में, आंखों में घमंड और गुस्सा साफ झलक रहा था। नताशा ने उसे बस एक ठंडी नज़र से देखा और बिना रुके आगे बढ़ने लगी तो क्रिस्टीना तिलमिला उठी थी और ताना मारा कि क्या उसे इग्नोर किया जा रहा है, जिस पर नताशा ने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया कि उसमें देखने लायक है ही क्या, और आगे बढ़ गई। पर क्रिस्टीना ने पैर अड़ाकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने वक्त रहते उसे थाम लिया। माहौल पल भर में गर्म हो गया था। क्रिस्टीना ने गुस्से में निखिल के हाथों पर अपने नाखून गड़ा दिए थे। निशान उभर आए और जब निखिल ने हाथ उठाया तो नताशा ने तुरंत उसे रोक लिया। हल्के तंज में कहा कि रहने दो, कहीं ये नागिन टस ना ले, और उसे अपने साथ ले गई थी। पीछे खड़ी क्रिस्टीना गुस्से से जल रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। तभी एक लड़का पीटर उसके करीब आया, लेकिन उसने उसे भी धक्का देकर दूर कर दिया। जाते जाते पीटर बड़बड़ाया कि एक दिन वो खुद उसकी बाहों में आएगी। उधर निखिल का पूरा दिन सावी के बिना अधूरा रहा। उसने बेचैनी में उसे मैसेज किया, कहाँ हो, सुबह से तुम्हें देखा तक नहीं है, और जवाब आया कि सोचा था एग्जाम तक दर्शन ही ना दो। निखिल ने मजाक में लिखा कि उसके बिना तो भूखा प्यासा मर जाएगा, और ये पढ़कर सावी की हंसी फूट पड़ी थी। इतने की क्लास में सब उसे घूरने लगे। प्रोफेसर का गुस्सा भड़क उठा था और उसे एक हफ्ते के लिए क्लास से बाहर कर दिया गया। उदास मन से वो गार्डन में आकर पेड़ के सहारे बैठ गई थी। तभी निखिल उसके पास आकर बैठा और हल्के अंदाज में उसे छेड़ने लगा। साबी ने गुस्से में उसे घूरा और बताया कि उसके मैसेज की वजह से ही उसे क्लास से निकाला गया है, लेकिन निखिल ने इसे हल्के में लिया तो उसने झुंझलाकर उसके हाथ पर मार दिया। तभी उसकी नज़र उन खरोचों पर पड़ी और उसका गुस्सा तुरंत चिंता में बदल गया था। वो बेचैन होकर पूछने लगी कि किसने किया है, यहाँ तक कि गुस्से में खड़ी हो गई। पर निखिल ने उसे शांत करते हुए बात टाल दी और कैंटीन चलने की बात की। तभी सावी ने उसे रोका, अपने बैग से टिफिन निकाल कर उसके सामने रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि आज आलू के पराठे बने हैं, इसीलिए उसके लिए भी एक्स्ट्रा रखे हैं। उस पल में उसकी सारी नाराजगी, सारी चिंता बस उस छोटे से ख्याल में घुल गई थी, और निखिल के चेहरे पर आई चमक बता रही थी कि उसके लिए ये पराठे सिर्फ खाना नहीं, किसी के दिल का सच्चा टुकड़ा था। निखिल ने जैसे ही टिफिन खोला, बिना इंतजार किए खाने में जुट गया और हरने वाले के साथ उसका चेहरा खिलता जा रहा था। बीच-बीच में वो साबी को भी अपने हाथों से खिलाता, और ये छोटा-सा पल साबी के दिल में एक अलग ही नरम एहसास जगा रहा था। कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। खाना खत्म होते ही निखिल ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा कि उसका पेट भर गया या नहीं, और साबी ने मुस्कुराकर बहुत अच्छे से कहा। तो उस मुस्कान में एक अनकहा रिश्ता झलक रहा था। फिर वक्त का एहसास होते ही साबी घबरा कर उठी, घड़ी देखी और बोली कि उसके साथ वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। अगर प्रोफेसर आ गए तो उसे फिर से क्लास में नहीं घुसने देंगे। निखिल ने उसका बैग थमाया और अचानक उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया, थैंक यू कहते हुए, और सावी बस वही ठिठक कर रह गई थी, अपने गाल को छूते हुए हल्की सी शर्माती मुस्कान के साथ जल्दी से क्लास की तरफ भाग गई। उधर रागिनी पूरे दिन अजीब सी खामोशी में डूबी रही, जैसे उसके अंदर कुछ टूट रहा हो। अविका ने उसे कभी इस हाल में नहीं देखा था, इसीलिए उसने सचिन को कॉल करके सीधा पूछ लिया कि उनके बीच में कुछ हुआ है क्या। लेकिन सचिन ने बात टाल दी थी और बिना जवाब दिए कॉल काट दी, जिससे अविका की बेचैनी और बढ़ गई थी। पर बिना सच्चाई जाने बीच में बोलना उसे सही नहीं लगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। घर में सब अपनी अपनी रफ्तार से चल रहे थे। नताशा और निखिल एग्जाम्स में उलझे रहे और एक हफ्ता यूं ही बीत गया। इसी बीच आसू जी, सुप्रिया जी, प्रीति जी और विनोद जी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कुशल लौट आए थे। घर में रौनक तो थी, पर रागिनी और सचिन के रिश्ते में आई खामोशी जैसे सब पर भारी पड़ रही थी। एग्जाम खत्म होने के बाद नताशा और निखिल खुश थे, लेकिन सर्वांश अब तक अपने दिल की बात घर में कह नहीं पाया था। आखिर एक दिन आस्था जी ने उसे बुलाकर लड़कियों की तस्वीरें दिखाई और पसंद पूछी तो उसने हिम्मत जुटाकर अपना फोन आगे बढ़ा दिया। उसकी स्क्रीन पर जो चेहरा था उसे देखते ही आस्था जी के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी दादू, राजी और साबिर छिपते-छिपाते बाहर आ गए और सर्वांश की हालत देखकर सब हंस पड़े थे। आस्था जी ने प्यार से उसका कान खींचा कि जब इतनी पसंद थी तो पहले क्यों नहीं बताया।
और शर्म से भागते हुए सरवांस के पीछे उस कमरे में फिर हंसी गूंज उठी थी। लेकिन उसी हंसी के बीच एक पुरानी याद ने सबकी आंखें नम कर दी थी। राज जी ने कहा कि वो बिल्कुल अपनी अपू पर गया है जो ऐसे ही शर्माती थी। और दादू की आंखें भर आई, वो चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। माहौल भावनाओं से भारी हो गया था, लेकिन आस्था जी ने खुद को संभालते हुए कहा कि अब और इंतजार नहीं होता, आज ही शाम को चलकर बात पक्की करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीना अपने पिता मिस्टर डेविड के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज़ में ज़िद और दर्द दोनों थे। वो कह रही थी कि वो किसी अनजान लड़के से सगाई नहीं करना चाहती, बल्कि डॉक्टर सरवान से बात करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर डेविड ने सख्त लहजे में सवाल किया कि आखिर वो उनके बारे में जानते ही क्या है? ऐसा क्या देख लिया उसने उनमें जो वो उन्हें भूल नहीं पा रही है? मिस्टर डेविड ने चश्मे के ऊपर से उसे कड़क नज़रों से देखते हुए पूछा तो क्रिस्टीना बिना हिचक अपने ख़्यालों में खोई बोली कि उसे डॉक्टर सर्वांस पसंद है, उसकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं और जब दोनों साथ खड़े होंगे तो एक परफेक्ट कपल लगेंगे, जैसे वो उस पल को जी रही हो। लेकिन डेविड की आवाज़ सख्त हो गई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ साथ अच्छे लगने से रिश्ता नहीं बनता, कल को उससे बेहतर कोई मिल गया तो क्या होगा? और सबसे बड़ी बात ये कि सर्वांस को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, शादी उससे करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करे, ना कि उससे जिसे तुम अकेली चाहती रहो। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने गुस्से में क्रिस्टीना को उसे वहाँ से ले जाने को कह दिया था। कमरे में जाते वक्त भी कविस ने उसे समझाया कि डैड जो कह रहे हैं उनके भले के लिए है, और क्रिस्टीना चुपचाप दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर गिर पड़ी थी, आंखों में जिद और दिल में तूफान लिए। उधर डेविड ने अपने दोस्तों को कॉल करके जल्दी शादी की बात छेड़ी, लेकिन फ़ोन रखने के बाद उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। शाम होते होते शर्मा फैमिली सिंघानिया हाउस पहुंचे और दरवाजे पर खड़ी नताशा ने जैसे ही सरवांस और उसकी पूरी फैमिली को देखा, वो एक पल को सन्ने रह गई थी। अपने हालत का ख्याल आते ही वो झेप कर दरवाजे के पीछे छिप गई और फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए अंदर भागी। घर में सब इकट्ठा हो गए, कबीर, अविका, सुप्रिया जी, आंसू जी, और माहौल धीरे धीरे गर्मजोशी से भरने लगा था। आस्था जी ने अविका को गले लगाया, सावी से उसकी नोकझोंक भरी फुसफुसाहट ने हल्की मुस्कान ला दी थी, और कबीर ने मजाक में सरवांस को छेड़ा कि आखिर डॉक्टर साहब ने हिम्मत जुटा ही ली। लेकिन असली बात जैसे ही सामने आई, सबकी सांसें थम सी गई थी। आजी ने साफ शब्दों में कहा कि वे नताशा को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। एक पल की खामोशी के बाद आंसू जी के चेहरे पर खुशी फैल गई। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि उनकी बेटी उनके ही सामने रहेगी, अपने ही लोगों के बीच। विनोद जी ने भी हामी भरी, लेकिन साथ ही नताशा की मर्जी जानने की बात कही, कहीं उसके दिल में कोई और तो नहीं। तभी कबीर ने मुस्कुराते हुए बात पूरी की कि उनकी नट्टू को कोई और नहीं बल्कि उनके अपने डॉक्टर साहब ही पसंद है। कबीर की बात सुनते ही कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई थी। सबकी नज़रें उसी पर टिक गई थी, लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला कि हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, नट्टू ने खुद उसे अपने दिल की बात बताई है। फिर भी अगर सब चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। हालांकि वो जानता था कि इतने लोगों के सामने वो कुछ बोल नहीं पाएगी। उसकी बात का साथ देते हुए प्रीति जी और सुप्रिया जी ने भी हामी भरी और माहौल धीरे धीरे सहज होने लगा। जब नताशा को बुलाने की बात उठी तो आस्था जी ने मुस्कुराकर मना कर दिया कि उन्हें वो जैसी ही है वैसी पसंद है, और अगर सबकी रजामंदी हो तो आगे की रस्में शुरू की जाए। तभी अचानक एक और रिश्ता सामने आके सुप्रिया जी ने सावी के लिए निखिल का हाथ मांग लिया, और ये सुनते ही निखिल जहाँ थोड़ा चौंक गया, वही सावी के दिल में खुशी जैसे झूम उठी। लेकिन राज जी ने सावी की पढ़ाई और उसकी मासूमियत का हवाला देकर थोड़ी हिचक जताई। आंसू जी ने बड़े स्नेह से समझाया कि शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, और जिम्मेदारी इंसान को खुद ब खुद संभालना सिखा देती है। आखिर कल को उसके लिए कोई रिश्ता तो देखना ही है, तो निखिल क्यों नहीं? बात में वजन था, इसीलिए राज जी और आस्था जी सोच में पड़ गए और सावी को लेकर अलग बात करने बाहर चले गए। इसी बीच अविका नताशा को नीचे लेकर आए। सिंपल सॉफ्ट कुर्ते में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सर्वांश उसे देखना चाहता था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और नताशा ने भी नजरें झुका रखी थी, जैसे दोनों के बीच एक मीठी सी झिझक खड़ी हो। तभी आस्था जी ने कंगनों का डिब्बा निकाल कर अविका को दिया और कहा कि ये सर्वांश की होने वाली पत्नी के लिए बनवाए गए थे, और वो चाहती है कि अविका खुद अपने हाथों से कि नताशा को पहनाए। उस पल में भावनाएं उमड़ पड़ी थी। अविका की आंखें भर आई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए नताशा के हाथों में कंगन पहना दिए थे। तभी राज्य भी सावी के साथ वापस आए और उन्होंने मुस्कुराकर इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। बस फिर क्या था, घर खुशियों से गूंज उठा। गले मिलना, मिठाई खिलाना, हर तरफ रौनक फैल गई थी। निखिल ने चुपके से सावी की तरफ देखा तो उसने आंख मारकर अपनी खुशी जाहिर कर दी थी, और सगुन के तौर पर सबने एक दूसरे के तोहफे दिए। शादी की तारीख भी तय हो गई, और ये भी कि सगाई उसी दिन होगी। अब घर में बस शादी की बातें थी,
कपड़े, तैयारियां, रस्में, हर कोई अपने अपने सपनों में खोया था। इसी हलचल के बीच कबीर ने इशारे से आबिका को बाहर बुलाया और जैसे ही साबी गार्डन में फूलों को निहारती खड़ी थी, निखिल भी फोन कान से लगाए वहां आ गया था। कुछ पल बाद उसने फोन हटाया, हल्की मुस्कान के साथ एक फूल तोड़ा और साबी के सामने बढ़ा दिया। साबी फूलों के बीच खोई खड़ी थी कि तभी निखिल उसके सामने एक गुलाब बढ़ाते हुए मुस्कुराया और आधी शरारत आधी खुशी से बोला कि वो बहुत जल्द वे हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं और वो इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है। सावी ने गुलाब लेते हुए झिझक भरी मुस्कान के साथ नजरें चुरा ली थी, लेकिन उसके गालों की लाली सब कह रही थी। निखिल ने उसकी कमर थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा और धीरे से पूछा कि आखिर उसे किस बात की इतनी खुशी है। तो सावी ने हंसते हुए बस शादी कहा और खुद को छुड़ाकर भाग गए, जैसे उस पल की धड़कनों को संभालना उसके बस में ना हो। डिनर के बाद जब सब बाहर निकल रहे थे तो सरवान अचानक बहाना बनाकर अंदर लौटा, अपना फोन उठाया और गेट पर खड़ी नताशा के पास आकर बिना किसी को बताए उसके गाल पर हल्का सा किस करके कान में फुसफुसाया कि वो हर अंदाज में खूबसूरत लगती है। नताशा एक पल के लिए ठिठक गई थी, हाथ अपने गाल पर चला गया और फिर नजरें झुका ली थी। तभी सरवांश ने शरारत से उसकी दूसरे गाल पर भी किस किया और ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि नताशा वहीं खड़ी मुस्कुराकर समेटे उस पल को महसूस कर रही थी। उधर कमरे में लौटकर अविका ने जैसे ही कदम रखा, कबीर ने उसे पकड़ लिया और शिकायत भरे अंदाज में पूछने लगा कि वो उसकी तरफ देख क्यों नहीं रही थी। अविका ने हंसते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि सबके सामने उसे देखने का क्या मतलब। तो कबीर ने नौटंकी करते हुए खुद को मतलब ही कह दिया था और उसकी इस बात पर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हो गई, जो धीरे धीरे एक शरारती करीबियों में बदलने लगी थी। कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि जब उसने उसे शैतान कह ही दिया है तो अब उसकी शैतानियां भी झेलनी पड़ेगी। लेकिन इस हल्के प्यार भरे माहौल के बीच एक रिश्ता ऐसा था जो खामोशी में उलझा हुआ था। रागिनी और सचिन का कई दिनों से दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। सचिन उससे बचता रहा, देर रात लौटता, गेस्ट रूम में सो जाता, सुबह जल्दी निकल जाता, जैसे उससे सामना ही ना हो। उस रात घर में कोई नहीं था और रागिनी ने तय कर लिया कि आज बात खत्म करके ही रहेगी। आधी रात को जब सचिन कमरे में आया और उसे जागता देख वापस मुड़ने लगा, तभी रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में दर्द, गुस्सा और टुटन सब कुछ था। सचिन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, रागिनी ने दरवाजा बंद किया और भर्राई आवाज में पूछा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों क्यों वो अजनबी की तरह बर्ताव कर रहा है? उसके शब्दों में शिकायत थी, तड़प थी। वो उसे उसके वादे याद दिलाने लगी, कहने लगी कि अगर रोज रोज रूह मारना है तो एक बार में ही खत्म कर दे। रोते हुए उसने सिर उसके सीने पर रख दिया, जैसे अब खुद को संभालना उसके बस में नहीं था। कुछ पल की खामोशी के बाद सचिन ने उसे थाम लिया और धीमी आवाज में कहा कि वो कभी रूठा ही नहीं था, बस इंतजार कर रहा था कि वो उसे मनाए। लेकिन उस दिन उसकी कही एक बात कि उसका मन भर गया है, उसके दिल में चुभ गई थी और वही दूरी बन गई। उसे गलत फहमी ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी थी, जो अब टूटने को तैयार थी। सचिन ने हल्की नाराजगी और दबे हुए दर्द के साथ कहा कि उसे बस थोड़ा गुस्सा आ गया था, लेकिन रागिनी कोई सामान नहीं है जिससे उसका मन भर जाए। उसे खुद नहीं पता कि इन दिनों उसने अपने आप को कितनी मुश्किल से रोक रखा था। ये सुनते ही रागिनी की आंखें नम हो गई थी। उसने धीमे से आई एम सॉरी कहा और मान लिया कि वो अक्सर बिना सोचे बोल जाती है, पर इतनी बड़ी सजा देने की क्या जरूरत थी? वो चाहती तो एक थप्पड़ ही मार देता, कम से कम इतनी दूरी तो नहीं बनती। सचिन ने उसके बालों को सहलाते हुए समझाया कि अगर वो उस वक्त हाथ उठाता तो वही गलत ठहरता, लेकिन अब वो सब पीछे छोड़ देना चाहता है। बस एक वादा चाहिए कि वो कभी खुद को या उसे तकलीफ देने वाली बातें नहीं करेगी। रागिनी ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि वो फिर दूर ना चला जाए, और कहा कि वो उससे कभी इस तरह मुंह ना फेरे, चाहे गुस्सा करे, डांटे, पर दूर ना जाए। उसी रात एक और मोड़ आया। मिस्टर डेविड की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। क्रिस्टीना और कविस दोनों घबरा गए थे, क्योंकि वो सिर्फ पिता नहीं, उनकी पूरी दुनिया थी। जब डॉक्टर ने बताया कि अब खतरा टल गया है, तो दोनों दौड़कर उनके पास पहुंचे। क्रिस्टीना फूट पड़ी थी और उनके सीने से लगकर जैसे अपने सारे डर बाहर निकाल रही थी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। वो अपने पिता को खोने के डर से कांप उठी थी और रोते हुए कह दिया कि अब वो वही करेगी जो वो चाहेंगे, बस भी ठीक हो जाए। मिस्टर डेविड ने उन्हें प्यार से शांत कराया और दोनों वहीं उनके पास सो गए। लंबे समय बाद उस कमरे में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। वक्त ने फिर रफ्तार पकड़ी और देखते देखते शादी की तैयारियां
शुरू हो गई थी। दोनों परिवार रिश्तेदारों से भर गए थे। घर में हँसी-खुशी गूंजने लगी थी। हल्दी की रस्म के दिन पूरा माहौल पीले और सफ़ेद रंग में सजा था। खुशियों की चमक हर चेहरे पर थी। नताशा और निखिल को जब रस्म के लिए लाया गया तो फूलों की ज्वेलरी और येलो लहंगे में नताशा जैसे खिल उठी थी। एक-एक करके सबने उन्हें हल्दी लगाई। हँसी-मज़ाक चलता रहा। आविका और कबीर ने साथ में हल्दी लगाकर प्यार भरा आशीर्वाद दिया और रागिनी ने निखिल को छेड़ते हुए सैंडविच कह दिया तो वो शर्म से लाल हो गया और बच्चों की तरह मुंह बनाकर कि बोला, अब तो शादी होने वाली है, थोड़ा अच्छे से नाम लिया जाए, वरना सब उसे इसी नाम से चिढ़ाएंगे। रागिनी ने हंसते हुए साफ मना कर दिया कि उसके लिए वो हमेशा सैंडविच ही रहेगा और वहां मौजूद सब लोग इस नोक-झोंक पर हंस पड़े थे। माहौल इतना हल्का और खुशियों से भरा था कि जैसे हर पुरानी तकलीफ, हर गलतफहमी उसी हल्दी के रंग में घुलकर कहीं दूर खो गई हो और अब बस एक नई शुरुआत की खुशबू बाकी रह गई हो। हल्दी की रस्म के दौरान जैसे ही निखिल ने करनी है ना कहकर तुरंत जवाब दिया, वहां खड़े सभी लोग हंस पड़े थे और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। माहौल में वही हल्की फुल्की मस्ती थी जो शादी वाले घर की जान होती है। रस्म खत्म होते ही सब सरवांस और शावी को हल्दी लगाने पहुंच गए। जहां सावी इस पल को लेकर बेहद एक्साइटेड थी, वही सरवांस किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर सबने उसे भी हल्दी से रंग ही दिया था और फिर दोनों को नहाने भेज दिया गया। बाद में जब सचिन उसके कमरे में पहुंचा तो सरवांस ने दरवाज़ा बंद कर लिया और बेचैनी से उसे पूछने लगा कि वो सिंघानिया हाउस जाकर नताशा के कमरे में कैसे पहुंचे। सचिन ने पहले तो मजाक उड़ाया लेकिन फिर उसे याद दिलाया कि जब उसे रागिनी से मिलने में मदद चाहिए थी तब किसने साथ दिया था और आखिर में उसने इशारा कर दिया कि उसकी बहन ही इस काम में उसकी मदद कर सकती है। बस इतना सुनते ही सरवांस की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी में सचिन को पकड़ लिया और वो हंसते हंसते वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब अविका उसके कमरे में आई तो सरवांस ने बड़ी मासूमियत से उससे मदद मांगी। नताशा के कमरे में एंट्री चाहिए आज ही वरना वो उससे बात नहीं करेगी। अविका ने पहले शक भरी नजरों से देखा, फिर सौदेबाजी शुरू हुई। एक दिन की कार्ड से बात शुरू होकर एक हफ्ते तक पहुंच गई और आखिरकार वो मान गई। शाम होते होते मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई थी और जैसे ही मेहमान बाहर गए अविका ने मौका देखकर सरवाज को पीछे के रास्ते से नताशा के कमरे तक पहुंचाया और खुद बाहर पहरा देने लगी। कमरे के अंदर सरवांस को देखकर नताशा हैरान रह गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में आ जाएगा। सरवांस उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि अब तो वो सामने है, यकीन कर लो। नताशा ने हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथों की हल्दी उसके गालों पर लगा दी और छेड़ते हुए कहा, हैप्पी हल्दी डॉक्टर साहब। लेकिन जैसे ही वो पीछे हटने लगी सरवांस ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आवाज में शरारत भी थी और हक भी। ऐसे कैसे जाने दूं, अब जब आ ही गया हूँ तो रस्म पूरी करके ही जाऊँगा बेबी। ये सुनते ही नताशा की नजरें झुक गई, उसकी धड़कनें तेज हो गई। सरवांस ने धीरे से उसके करीब जाकर अपने गालों से उसके गालों पर हल्दी लगाई, फिर उसके माथे को चूम कर उसकी पलकों को हल्के से छुआ। उस एक पल में जैसे सब कुछ थम गया था। नताशा ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखा था, उसके गालों पर गर्माहट दौड़ गई थी, सांसें बिखर रही थी। तभी बाहर से अविका की घबराई हुई आवाज आई, भैया जल्दी कीजिए, मम्मा ऊपर आ रही है। दरवाजे पर अविका की हल्की सी नॉक सुनते ही नताशा की आंखें डर से फैल गई और उस पल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। सर्वांग ने फुर्ती से उसके दुपट्टे से अपने गालों की हल्दी साफ की। तभी अविका अंदर आई और बिना वक्त गवाए उसे पीछे के रास्ते से बाहर ले गई। बाहर आते ही उसने शरारती मुस्कान के साथ चिढ़ाया कि उसके गाल तो लड़कियों की तरह गुलाबी हो गए हैं। मतलब छोटी सी मीटिंग पूरी तरह सफल रही। सरवाज ने भी मुस्कुरा के कहा कि उसका काम तो हो गया, अब कार्ड वापस करे। लेकिन अविका ने नाराजगी दिखाते हुए मना कर दिया और बोली कि अब ये कार्ड तभी मिलेगा जब ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। उसकी रोनी सी शक्ल देखकर सर्वांश हँस पड़ा। उसे गले लगाकर माफ़ी माँगी और कहा कि सब कुछ उसका ही है, जितना चाहे इस्तेमाल करे। फिर उसने प्यार से उसका सिर सहलाया और ड्राइवर के साथ घर के लिए निकल गया। उधर शादी का माहौल और रंगीन होता गया। हल्दी के बाद मेहंदी और फिर संगीत में सबने जमकर धमाल मचाया। जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई और फिर गाना बजते ही ऑन हुई, स्टेज पर कबीर को देखकर सब हैरान रह गए थे। कोई उसे हैंडसम कह रहा था, कोई चीयर कर रहा था और कबीर ने बिना समय गंवाए नीचे आकर अविका का हाथ थाम लिया, उसे स्टेज पर ले जाकर घुमाया और पूरे प्यार से गाते हुए अपने बीवी नंबर 1 बता दिया। अविका ने हैरानी से पूछा कि ये सब क्या है? तो कबीर ने हंसकर जवाब दिया, ये उसके प्यार का इजहार है।
फिर रागिनी और सचिन ने सबको साथ लेकर रिमिक्स पर डांस कर शुरू किया और देखते ही देखते पूरा माहौल हंसी मस्ती म्यूजिक से भर गया था। सरवांश, नताशा, शावी और निखिल चारों ने भी साथ में डांस किया, जैसे हर जोड़ी अपनी अपनी खुशियों को जी रही हो। आखिरकार संगीत खत्म हुआ और सबको मन मार कर रुकना पड़ा, क्योंकि अगला दिन शादी का था। सुबह होते ही सब रिजॉर्ट शिफ्ट हो गए थे। दोपहर तक दुल्हनों का मेकअप शुरू हो गया था। उधर अविका और रागिनी रिश्तेदारों के बीच फंसी हुई थी। किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ। थक कर रागिनी जैसे ही औरतों के बीच बैठ गई, अविका ने सिर पकड़ लिया और उसे खींचकर अंदर लाई, जहां सावी और नताशा तैयार हो रही थी। रागिनी ने मजाक में कहा कि अगर वो मेकअप करेगी तो पूरी शादी में वही छा जाएगी, लेकिन अविका ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और दोनों दुल्हनों की तरफ इशारा कर दिया। सावी और नताशा ने एक साथ चिल्लाकर इनकार किया तो रागिनी ने उन्हें डांट कर चुप कराया और बाहर निकल गई। जाते जाते वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी कि तभी सामने से आते सचिन से टकरा गई। गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सचिन पर पड़ी, उसके चेहरे पर अनायास से मुस्कान आ गई। सचिन ने हल्की झुंझलाहट में पूछा कि देखकर नहीं चल सकती क्या? तो रागिनी ने अचानक सॉरी कह दिया और यही एक शब्द सुनकर सचिन जैसे ठिठक गया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही रागिनी है। उसने दोबारा कहलवाने की जिद की तो रागिनी ने उसकी कॉलर पकड़कर सीधे उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर दिया और मुस्कुराकर बोली, अब तो यकीन हो गया ना? सचिन कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। फिर जब रागिनी ने उसकी कमर में चिकोटी काटी तो वो उछल पड़ा और हंसते हुए बोला कि वो कभी नहीं सुधरेगी। रागिनी ने चाहते चाहते पलट कर कहा कि उसने कोशिश की थी, लेकिन उसे ही भरोसा नहीं था, और वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, जबकि सचिन अब भी उस पल को महसूस करता वहीं खड़ा रह गया था। उधर अविका अपने कमरे में तैयार होने गई। पीच रंग के खूबसूरत लहंगे में वो जैसे खुद ही एक ख्वाब लग रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि कबीर दरवाजे पर खड़ा उसे देखे जा रहा था। जैसे ही उसने कमरबंद उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से कबीर ने उसे थाम लिया और उसका स्पर्श पहचानते ही अविका की आंखें बंद हो गई और उसके होठों पर धीमी सी मुस्कान आ गई थी। कबीर ने आईने में उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार से कहा कि यह हक उसका है, और फिर बड़े नर्म एहसासों के साथ उसे तैयार करने लगा। दुपट्टा ठीक किया, कमरबंद पहनाया, उसके बालों को एक तरफ किया, गले में नेकलेस पहनाया, कानों में झुमके सजाए, और हर छोटे स्पर्श के साथ जैसे उनके बीच की नजदीकियां और गहरी होती चली गई। अविका की सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, और कबीर की नजरें सिर्फ वही थी, उसकी झिझक, उसकी खूबसूरती, उसका हर एहसास। जब उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और फिर काला टीका लगाकर कहा कि उसकी सोना को किसी की नजर ना लगे, तो अविका बस उसे देखती रह गई। शर्म से झुकी नजरें, हल्की मुस्कान और धड़कनों की वो बेकाबू रफ्तार। कबीर ने मजाक में कहा कि आज वो कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है, और अविका ने भी छेड़ते हुए जवाब दिया कि इतनी सुंदर बीबी को देखकर दिल के अरमान तो जागेंगे ही। दोनों के बीच की ये नोक-झोंक फिर से एक मीठे पल में बदलने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर रागिनी की आवाज़ आई। "अभी कितना टाइम लगेगा?" अबिका ने कबीर की तरफ देखा और वो मुँह बनाकर बाहर निकल गया। रागिनी अंदर आई, दोनों को देखकर शरारत से मुस्कुराई और अबिका को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोली, "ओह माय गॉड! क्या लग रही है तू!" उसकी आवाज़ में मज़ाक भी थी और सच्ची तारीफ़ भी, जैसे इस खूबसूरत पल पर उसने अपनी हँसी की मुहर लगा दी हो। रागिनी की शरारती बात सुनकर अविका ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा कि वो कुछ भी बोलती है। फिर दोनों तैयार होकर बाहर आ गई थी। इधर नताशा की धड़कनें तेज थी, चेहरे पर साफ नर्वसनेस झलक रही थी। उसने सावी की तरफ देखा जो बिल्कुल उल्टा रील, सेल्फी और पोज में खोई हुई थी। नताशा ने घबराकर पूछा कि उसे डर नहीं लग रहा, तो सावी ने हंसते हुए कहा कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, हर पल को जीना चाहिए, नर्वसनेस को बाहर फेंको और बस एंजॉय करो। उसकी बेफिक्र बातों ने माहौल को हल्का कर दिया था। तभी रागिनी अंदर आई और मजाक में बोली कि ये लड़की तो उससे भी आगे निकली, अपनी शादी खुद फिक्स कर ली, इसे क्या ही नर्वसनेस होगी। इतने में प्रीति जी, सुप्रिया जी और आस्था जी आकर सगाई का मुहूर्त बता गई थी और सबको जल्दी बाहर आने को कहा। स्टेज पर दोनों दूल्हे पहले से बैठे अपनी दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नताशा दुल्हन के जोड़े में सजी हुई सामने आई, सर्वांश बस उसे देखता ही रह गया था। उसकी नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। सचिन ने उसे चुटकी लेकर होश में लाया, मजाक किया कि मुंह बंद कर ले वरना लोग कुछ और सोचेंगे, और इस बात पर हल्की हंसी भी छूट गई थी। नताशा पलकें झुकाए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी।
वही सावी और निखिल तो जैसी दुनिया से बेखबर बस एक दूसरे में ही खोए थे। दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर थी। सगाई की रस्में शुरू हुई, चुनरी उड़ाई गई, गोद भराई जैसी रस्मों में मिठाई और शगुन दिया गया, फिर रिंग एक्सचेंज हुआ। चारों के चेहरे पर चमक थी, आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। इसके बाद जयमाला और फोटो सेशन हुआ, जहां हर कोई इस पल को कैद करना चाहता था। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हुई और देखते ही देखते वक्त भी आ गया जब विदाई होनी थी। घर का हर कोना भावुक हो उठा था। नताशा और शावी को रोते देख अविका भी खुद को रोक नहीं पाई और कबीर के गले लगकर रो पड़ी थी। कबीर की आंखें भी नम थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह खुद को संभाल लिया था। आखिरकार नताशा सरवान के साथ और शामिल निखिल के साथ अपने अपने नए घर के लिए विदा हो गई थी। सभी रस्में पूरी होने के बाद जब नताशा को उसके कमरे में भेजा गया तो उसने घूंघट के पीछे से उस खूबसूरती से सजे कमरे को देखा। दिल की धड़कनें अभी तेज थी, हर चीज नई, हर एहसास अनजान। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, सरवाज अंदर आया और उसके सामने बैठकर धीरे से उसका घूंघट उठाया। नताशा ने भी अब भी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे उस पल को महसूस करने से पहले खुद को संभाल रही हो। सरवांस ने उसे देखा, हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो जाकर कपड़े बदल ले, वरना इन भारी कपड़ों में आराम नहीं कर पाएगी। नताशा चेंज करके वापस आई तो सरवांस ने अलमारी से निकाला हुआ छोटा सा बॉक्स उसके हाथों में रख दिया था। जिज्ञासा से उसने बॉक्स खोला तो अंदर दिल के आकार का खूबसूरत पैंडेंट चमक रहा था। उसकी आंखों में खुशी झलक उठी थी, लेकिन उसने हल्की शरारत के साथ कहा कि अगर वो इसे अपने हाथों से पहनाए तो और अच्छा लगेगा। सरवांस मुस्कुरा दिया, धीरे से उसके गले में चेन पहनाई और उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया कि उसकी जिंदगी में आने और उसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए वो उसका शुक्रगुजार है। नताशा बिना कुछ कहे उसके सीने से लग गई। उस एक आलिंग में अपनापन, सुकून और एक नई शुरुआत की गर्माहट थी। सरवांस ने उसकी थकान समझते हुए उसे बाहों में उठाया, बिस्तर पर सुलाया और खुद भी पास लेट गया। कुछ ही पल में नताशा उसके करीब खिसक आई, सिर उसके सीने पर रखकर जैसे अपनी सारी घबराहट वहीं छोड़ दी, और उसने भी उसे पूरे हक से थाम लिया। उधर निखिल के कमरे में सावी पहले से तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। निखिल आया तो उसे यूं बैठा देखकर हैरान हुआ, लेकिन सावी ने साफ कहा कि वह उसका इंतजार किए बिना सो नहीं सकती। उनके बीच क्या हुआ वादा भी अब कायम था। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं होती वे अपनी सीमाएं नहीं लागेंगे। फिर भी उस इंतजार में एक प्यारा सा अपनापन था। थोड़ी नोकझोंक के बाद सावी बालकनी में चली गई, जहाँ अचानक तेज हवा और बारिश शुरू हो गई। निखिल उसे खींचकर अंदर लाया और मजाक करते हुए कहा कि वो इतनी पतली है कि उड़ जाएगी, जिस पर सावी ने हंसते हुए उसे बैड जोक कह दिया और बिस्तर पर फैल कर लेट गई थी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के पास सिमट कर सो गए। सुकून से भरी सादगी वाली मोहब्बत का एक शांत सा पल। बालकनी में कबीर और अविका हल्की हल्की बारिश की फुहारों का मजा ले रहे थे, हाथों में हाथ डाले उस पल को महसूस करते हुए जैसे दुनिया से बेखबर थे। अविका ने शरारत में उसके बालों को बिखेरा और भागने लगी, लेकिन कबीर ने उसे पकड़कर अपने पास खींच लिया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे और गर्दन पर फिसल रही थी और उस करीबियों में एक अनकहा जादू था। अविका ने उसका कंधा थाम लिया, चेहरा उसके सीने में छिपा लिया, जैसे वक्त यहीं ठहर जाए। वक्त ने करवट ली और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। उसी हंसी खुशी भरे सफर के बीच एक दिन ऐसा आया जब अविका और रागिनी दोनों अस्पताल में थी। मजेदार बात यह कि दोनों को लेबर पेन भी एक साथ हंसते हंसते शुरू हुआ था। कुछ ही देर बाद नर्स ने एक नन्हे बच्चे को कबीर की बाहों में देते हुए खुशखबरी सुनाई, लड़का हुआ है। कुछ पल के लिए सब कंफ्यूज थे कि बच्चा किसका है, लेकिन डॉक्टर ने साफ किया कि अविका ने बेटी को जन्म दिया है और उस खबर के साथ जैसे हर चेहरे पर एक नई खुशी खिल उठी थी। रागिनी को उस वक्त सिर्फ हल्का सा दर्द हुआ था, जो कुछ ही देर में ठीक हो गया था, इसलिए उसकी डिलीवरी में अभी समय था और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। इधर कबीर ने जैसे ही अपने नन्हे से बेटे को पहली बार गोद में लिया, उसकी आंखें खुद ब खुद नम हो गई थी। वो पल उसके लिए सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि अपनी और राविका की मोहब्बत को एक नए रूप में महसूस करने का था। उसने बच्चे के माथे को चूमते उसे सीने से लगा लिया था, जैसे पूरी दुनिया उसे एक छोटे से एहसास में सिमट आई हो। अविका भी अपने बेबी को देखकर खुद को रोक नहीं पाई, उसकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े थे, जिन्हें कबीर ने बड़े प्यार से अपनी उंगलियों से पोंछ दिया था। घर लौटते ही माँ और बच्चे का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हुआ था और पूरे घर में जैसी खुशियों की गूंज फैल गई थी। नताशा और निखिल तो पहले से ही तैयार बैठे थे। दोनों में ये बहस शुरू हो गई कि बेबी को सबसे पहले कौन गोद में लेगा। नताशा ने हक जताया कि वो मामी भी है और बुआ भी, इसलिए पहला हक उसका बनता है। तो निखिल भी पीछे नहीं रहा और खुद को चाचू और मौसा बताते हुए बराबरी पर आ गया था। दोनों की इस प्यारी सी नोकझोंक पर कबीर हंस पड़ा और बेबी को अपने पास लेकर बोला कि पहले वो अपने बेटे से खुद मिल ले। तभी सुप्रिया जी ने प्यार से बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, ये कहते हुए कि वो पहली बार दादी बनी है और उन्हें भी अपने पोते के साथ वक्त बिताने का पूरा हक है। कबीर ने भी बच्चे जैसी मासूमियत से कहा कि वो भी पहली बार पापा बना है।
जिस पर सब हंस पड़े थे। आखिरकार प्रीति जी ने समझदारी दिखाते हुए बेबी को अविका के पास सुला दिया और सबको बाहर भेज दिया ताकि माँ बेटा आराम कर सके। धीरे धीरे दिन बीतते गए और घर में खुशियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कबीर 15 दिन बाद रागिनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। बिंदु जी और दिनेश जी के लिए पल किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उनके घर में लक्ष्मी आई थी। सचिन ने अपनी नन्ही परी को देखते ही उसका नाम श्वरा रखा और देखते ही देखते वो नाम पूरे घर में गूंजने लगा था। वही कुछ समय बाद अविका और कबीर के बेटे का नामकरण संस्कार हुआ, जहाँ नताशा ने बड़े प्यार से उसका नाम अविक रखा था। इस तरह प्यार, रिश्तों और खुशियों से भरी इस कहानी ने एक खूबसूरत मुकाम ले लिया था, जहाँ हर रिश्ता पहली नजर से शुरू हुआ था और हर दिल पर अब पहले से कई ज्यादा जुड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी सीरीज आपको पसंद आएगी। इस स्टोरी सीरीज को हम यहीं पे एंड करते हैं और नए स्टोरी जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।